हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं विजय सूत्रा के इस नायाब से प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हमारा लक्ष्य है कि जो भी विद्यार्थी हमारे यहां से वीडियोस देखे उसका परीक्षा के अंदर पास होना बहुत आसान हो जाए। क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे ये है कि हम जो है जो भी प्रोबेबल टॉपिक्स होते हैं, जो भी करंट अफेयर, क्योंकि आप देखते रहोगे बहुत सारे करंट अफेयर्स आज के टाइम पीरियड पे लोग कहते हैं कि आप इस महीने से इस महीने तक का पढ़ लीजिए, और उस समय के दरमियान इतने सारे न्यूज आ जाते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई पढ़े क्या, मतलब सवाल कहां से बनेंगे, क्या कैसे कहां से पूछा जाएगा, कुछ पता ही नहीं है। तो एक बच्चा, एक एस्पिरेंट कितना ज्यादा पढ़े? तो क्या हमें इनन्यूमरस कंटेंट पढ़ना पड़ेगा ओनली टू क्लियर एग्जामिनेशन? नहीं, मेरा ये मानना नहीं है। मेरा मानना है कि भाई लिमिटेड कंटेंट पे अपने काम करें, वो चीजें पढ़ें जो एग्जामिनेशन में आने की उसकी संभावनाएं हैं। और वो चीजें हमें पता कैसे चलेगी? हमें पता चलेगी पीवाईक्यूज से, जिसे मैंने गो थ्रू किया है। और पीवाईक्यूज गो थ्रू करने के बाद करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी चीजें पूछी जाती हैं, उसी विचार को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। और करंट अफेयर्स में जो भी चीजें अतीत में हो रही हैं, दैट इज पिछले कुछ दिनों में, अगर आपने वो चीजें पढ़ी नहीं है तो भी आप कहीं ना कहीं इन सवालों के माध्यम से आप उससे अवगत हो सकते हैं। और परीक्षा के अंदर अगर वो सवाल पूछे जाए तो आप इन्हीं सवालों के मदद से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसानी से आप इन चीजों को कर पाएंगे। सो दैट इज द थिंग जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं यहाँ पे। तो यही सेम चीज मैं आपको अभी भी यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि जो एग्जामिनेशन के अंदर हमने क्या किया हुआ है, हमने इन जो भी मैं पीवाईक्यूज आपसे यहाँ, जो भी मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को मैंने डिवाइड किया हुआ है कि पहले कैटेगरी में हम बात करेंगे कि सबसे हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने आपके लिखे ही हुए हैं कि भाई सबसे हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस कौन से हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि सबसे लो प्रोबेबिलिटी, मतलब इतना भी लो नहीं है बट जो कंपैरेटिवली हाई के थोड़ा कम चांसेस है उसके बारे में पूछे जाने के। तो दूसरा जो पॉइंट अपना रहेगा कि अपने देखेंगे कि थोड़े मीडियम लेवल प्रोबेबिलिटी के कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। एंड देन फिर उसके बाद अपना एक पॉइंट रहेगा कि अपने जो है अपने ये चीज पूछेंगे, अपने जो है ये चीज देखेंगे कि जो स्टेट लेवल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, दैट इज जो स्टेट का जीके है, एक पर्टिकुलर स्टेट जिसके ऊपर सवाल बनाया जा सकता है, उन स्टेट्स के अंदर हम जो है इस पर्टिकुलर जो कुछ सवाल हैं उसके माध्यम से मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि उस स्टेट के अंदर क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। तो वो चीज जो है हम यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सो आइए स्टार्ट करते हैं सवालों के माध्यम से इस सेशन को, जिसके अंदर सबसे पहला जो सवाल रहेगा वो ये होता है कि भाई व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भव्य स्कीम विच वाज रिसेंटली लॉन्च बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड। ठीक है, सो पहले ये जो डिपार्टमेंट था उसको अपने कहते थे मिनिस्ट्री ऑफ, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर ही इसके ये जो डिपार्टमेंट है वो आता है। पहले इसको कुछ और नाम से जाना जाया जाता था, अब जो है इसको इस नाम से जाना जाता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड। सो क्या है भव्य? क्या भव्य भारत औद्योगिक विस्तार योजना है, भारत औद्योगिक विकास योजना, भारत अभियान विकास योजना, या भारत एडवांस्ड विजन फॉर यूथ एंड एग्रीकल्चर? अब जैसे हमेशा से ही मैं आपको बताते आया हूं कि अपने को ये नहीं है कि भाई अपने को सब कुछ पता ही होना चाहिए, नहीं, अपने को सब कुछ पता नहीं होगा। जैसे मैंने आपको क्या बोला, ये जो है क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है। ठीक है, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री मतलब क्या, इंडस्ट्रीज की बात करेगा, ठीक है, एमएसएमई की बात करेगा। तो क्या वो एग्रीकल्चर की बात करेगा? क्या नहीं भाई, एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करेगा ना, तो उधर से ही आप इसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, भारत अभियान विकास योजना, भाई भारत अभियान क्या होता है? ठीक है, अभियान मतलब स्कीम। तो भारत का ऐसा कौन सा स्कीम है जिसका विकास योजना की हो? तो ये टोटली लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है इस पे। ठीक है, बच जाते हैं दो, भारत औद्योगिक विस्तार योजना या भारत औद्योगिक विकास योजना। अब विस्तार, विस्तार मतलब क्या, डिटेल, विस्तार मतलब डिटेल में बात करना। एंड विकास, तो औद्योगिक इंडस्ट्रीज का विकास करवाया जाएगा कि इंडस्ट्रीज का विकास करवाया, विस्तार करवाया जाएगा? जाहिर सी बात है विकास ही करवाएंगे ना। तो उधर से ही अपने को क्या पता चल जाता है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे थोड़ा अपने को दिमाग लगाना है।
अपने को सब चीज पता नहीं होगी, बट अपने को इतना होना चाहिए कि वो दिमाग लगा के अपने इन चीजों को सॉल्व कर सके। सो दैट इज द थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यहां पर मैंने वही चीज आपको डिटेल में दिया हुआ है। मैंने क्या बोला, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। इसने क्या बोला है कि भाई हम जो है, ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हम 100 वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाना चाहते हैं इंडिया के सारे ही कोनों में, इंडिया के मेजोरिटी कोनों में, इन 5 years, दैट इज टिल 2032, जिसका टोटल अपना फाइनेंस का बजट रहेगा 33,660 करोड़। और इसके लिए अपन ने नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको किसने बनाया है, तो इसको बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, इसको बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, याद रखना है। ठीक है, तो हर एक इंडस्ट्रियल पार्क जो भव्या के अंदर लॉन्च किया जाएगा, उसको एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का किताब दिया जाएगा। अब इसके अंदर एमसीक्यू भी बोल देंगे कि भाई जो भी इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा भव्या के अंदर, इन चारों स्टेटमेंट में से वो स्टेटमेंट कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर याद रखना, स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब क्या होता है, जिस पर्टिकुलर संस्था को कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स दिए जाते हैं ताकि वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सके, उसको अपने कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो यहां से वो चीज पता चलती है। और मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट इसका कितना रहेगा, 100 एकड़ का, और वो कहां पे रहेगा, नॉन हिली स्टेट्स में, एंड 25 एकड़ रहेगा इन द हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये सब। ठीक है, अब इसके आगे जो अगला सवाल अपना आता है, दैट इज सार्थक पीडीएस इज अ इंटीग्रेटेड अम्ब्रेला स्कीम अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट, व्हाट डज सार्थक स्टैंड फॉर। अब यहीं पे आप एक चीज समझना, ठीक है, सार्थक मतलब अपने क्या बोलते हैं। अब यहीं से सवाल को ही समझो भाई, आपने पीडीएस शब्द जो है ना वो सुना ही रहेगा ना। पीडीएस मतलब क्या, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब क्या हो जाएगा कि भाई अपने बात कर रहे हैं किसके बारे में, अपने बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में। क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत क्या चीज, पीडीएस की स्कीम के तहत क्या चीज दिया जाता है, आपने पढ़ा ही रहेगा ना, एमएसपी, प्रोक्योरमेंट प्राइजेस, एंड ये जो पीडीएस है। तो पीडीएस जो है, एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन पढ़ते हैं। पीडीएस में एआई का, स्कीम फॉर असिस्टेंस ऑफ रूरल ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग नॉलेज विथ एआई इन पीडीएस, ठीक है। स्कीम फॉर असिस्टेंस इन रेशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विथ ऑटोमेशन इन पीडीएस, ओके। System for assured ration transport and handling with automation in public distribution, okay. Scheme for accessible ration transport handling and knowledge in PDS। अब यहाँ पर सार्थक की जब अपने बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखो अपन ने पहले ही एग्रीकल्चर बोल दिया, तो यहाँ पे जो रूरल ट्रांसपोर्ट है वो तो पहले ही कट जाएगा क्योंकि ये रूरल ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये 3 बच जाते हैं। तो इन तीनों में से अब आपको क्या देखना है कि रेशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विद ऑटोमेशन इन पीडीएस, अश्योर्ड रेशन ट्रांसपोर्ट। अब देखो यहाँ पर जब आप अश्योर्ड देख रहे हैं, मतलब भाई उतना होना ही होना है। अब आप कभी भी ये चीज सोचो कि क्या एक इंसान का शरीर, मैं अगर बोल रहा हूं कि ये इंसान जो है जीवन भर 50 किलो का ही रहा है, और उसका जो माप है कमर का वो उतने का उतना ही रहा है, तो क्या जीवन भर वो वैसे का वैसे ही रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना, बदलेगा ना। कभी तो भी एक ऐसा समय आया होगा जहां पे उसका कमर चौड़ा या पतला हुआ रहेगा, वो उसका वजन बढ़ा या घटा गया रहेगा। कभी ना कभी उसके जीवन में 80 साल में कभी ना कभी एक दिन तो ऐसा हुआ रहेगा ना। तो 100% अश्योरिटी के साथ, कंफर्मेशन के साथ तो ये चीज नहीं बोल सकते ना कि वो उतने का उतना ही रहेगा। तो वहां पर वो क्या हो जाता है, बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, अश्योर्ड मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीम मतलब भाई इतना तो होगा ही होगा, ठीक है, इतना है ही है, इतना है ही है, होगा नहीं, इतना है ही है। तो उसके वजह से अपने क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नहीं, दिस इज नॉट देयर। तो ये चीज अपने एलिमिनेट कर सकते हैं, एंड इसका फिर आंसर बन जाता है क्या, बी। अगर आप एलिमिनेशन से थोड़ा बहुत जाओगे तो आपका आंसर ऐसे ही पता चल जाएगा। तो सार्थक जो है ये अपने, इट वॉज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। ये एक ऐसा कमिटी है विच इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये याद रखना, ठीक है। ऐसे अलग अलग कमिटीज होती हैं, जैसे कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो ऐसे लगभग कितने कमिटीज हैं, टोटल 8 ऐसे कमिटीज हैं, और इन 8 कमिटीज में से 6 कमिटीज के जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। 2 कमिटीज हैं जिसमें
एक कमेटी के चेयरपर्सन है होम मिनिस्टर साहब और दूसरे के चेयरपर्सन है डिफेंस मिनिस्टर साहब। तो ये याद रखना 8 कैबिनेट कमिटीज होते हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये चीज की शुरुआत करी थी 5 साल के लिए, ठीक है, जो 31 मार्च 2021 तक रहेगा। इसके अंदर 2 एग्जिस्टिंग स्कीम को क्या किया गया है, मर्ज किया गया है, दैट इज फूड ग्रेन ट्रांसपोर्ट असिस्टेंस स्कीम एंड स्मार्ट पीडीएस, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है आपने, ठीक है। आप ये चीज को पढ़ भी सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा इसको। इसके अलावा तीसरे की बात करें तो भाई द इंडियन रेलवेज इज सेट टू ऑपरेशनलाइज द साउथ कोस्ट रेलवे कॉरिडोर ऑन 1 जून 2026। इट विल बी इंडियाज विच रेलवे जोन एंड वेयर इज इट हेडक्वार्टर्स। सो ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है जिसको आपको याद रखना है, मतलब इसमें आप कुछ लॉजिक नहीं लगा सकते, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा, इसमें आपको सीधा सीधा बस याद ही रखना है, ठीक है। तो 17th जोन विजयवाड़ा, 19th जोन विशाखापट्टनम, 18th जोन विशाखापट्टनम एंड दी पर्टिकुलर 18th जोन गुंटूर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द 18th जोन विशाखापट्टनम, दैट इज द आंसर इज सी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि द साउथ कोस्ट रेलवे, अब यहीं पे एक और चीज देख लो, साउथ कोस्ट, अब चारों के चारों जो है साउथ में है, ठीक है। गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा भी साउथ में ही है, तो यहाँ पर आप लॉजिक नहीं लगा सकते थे। तो साउथ कोस्ट रेलवे इंडिया का 18वां ऐसा रेलवे जोन है जिसको बनाया गया है एज अ पार्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे एंड साउथ सेंट्रल रेलवे, ठीक है। अब ये चीज याद रखना, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे रहेगा, मोडासार लोवो विशाखापट्टनम। अगला जो है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द सूर्यास्त्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सूर्यास्त्र इंडिया का सबसे पहला इंडिजीनियस, मतलब स्वयं ही बनाया गया 300 किलोमीटर का यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया है इसको, तो डीआरडीओ पुणे ने बनाया क्या, ब्रह्मोस एरोस्पेस हैदराबाद ने बनाया क्या, नीबे लिमिटेड शिरडी ने बनाया क्या, या हैल दैट इज बेंगलुरु ने बनाया। आपको बताना है कि इसको किसने बनाया है। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो सूर्यास्त्र जो है ये एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसको हमने स्वयं ने बनाया और इसको बनाया है नीबे, दैट इज शिरडी की एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसने इसको बनाया है। शिरडी कहां पर आता है, वो महाराष्ट्र में आता है। शिरडी अगर आपको याद रहेगा तो साईं बाबा का फेमस पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है ये। और ये जो रॉकेट की मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी होता है, ये याद रखना। इसको इसको सूर्यास्त्र को किसके द्वारा बनाया गया था, आईडेक्स के द्वारा, दैट इज इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। जो कि आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव है कि भारत को एक इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरर बनाने का, उसके तहत इसको किया गया है। तो ये याद रखना आप, सूर्यास्त्र को किसने बनाया। इसके अलावा अगर अगले की बात करें तो इन द फर्स्ट सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी ऑफ पद्मा अवार्ड्स 2026, तो पद्मा अवार्ड्स मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपको बताया था, अलग अलग प्रकार के अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है, नागरिकों को, ठीक है। तो 2 अलग अलग प्रकार के अवार्ड्स होते हैं, एक होता है पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स मतलब क्या रहेगा, ये सिविलियन अवार्ड्स हैं, ठीक है, ये सिविलियन अवार्ड्स हैं, मतलब जिस भी सिविलियन ने कुछ इंपॉर्टेंट कार्य किया रहेगा, जिसको नवाजा जाना चाहिए, जिसकी प्रशंसा करी जानी चाहिए, उसके लिए होता है पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स के 3 कैटेगरीज होते हैं, पद्म भूषण, विभूषण एंड पद्मश्री, ठीक है। इसके अलावा फिर होते हैं मिलिट्री अवार्ड्स, ठीक है, मिलिट्री अवार्ड्स दैट इज परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, ये जो होते हैं ये मिलिट्री अवार्ड्स होते हैं, मतलब जो भी कोई मिलिट्री पर्सनालिटी रहेगा उसने अगर कुछ ऐसे काम किए रहेंगे तो उसके लिए ये वाले, उसके लिए वो वाले अवार्ड्स दिए जाते हैं, वेरएज सिविलियंस के लिए पद्मा अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो इन द फर्स्ट सिविल इन्वेस्टिचर, अगर मैं इसके हिंदी में पढ़ूं उसको, पद पुरस्कार 2026 के प्रथम नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति भवन में महान अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किस प्रकार प्रदान किया गया, उन्होंने इस ही रिसीव्ड इट पर्सनली, क्या वो स्वयं ही उसको लेने के लिए आए, उनको उनके मृत्यु के बाद दिया गया, एंड उनकी वाइफ हेमा मालिनी उनको लेने आई,
क्या उनको पोस्ट ऑफिस के द्वारा उनके घर पे भेजा गया या क्या उनके बेटे सनी देओल ने यहाँ पर उनको ये चीज दिया। अब यहाँ पर देखिए आपको क्लियरली ये चीज पता थी कि भाई ये जो थे उस टाइम पीरियड पे इनकी मृत्यु हो चुकी थी धर्मेंद्र की, तो धर्मेंद्र की मृत्यु होने के बाद जाहिर सी बात है कोई ना कोई आया ही होगा, तो उसके वजह से आप क्या कर सकते हो, इसको एलिमिनेट कर सकते हो, दैट इज ही रिसीव्ड इट पर्सनली, ए को एलिमिनेट हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद सी, अब हमेशा याद रखना पद्मा अवार्ड भाई पोस्ट से तो नहीं भेजा जाता, उसको राष्ट्रपति ही देते हैं, ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। अब इट वॉज गिवन टू हिज सन सनी देओल, अब ये भी शायद सही हो सकता था लेकिन इसके आगे कुछ और कंटेक्स्ट दिया ही नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या था कि उनको पोस्ट ह्यूमसली उनके मृत्यु के बाद कंटेक्स्ट दिया गया है एंड उसके अलावा उनकी पत्नी धर्म पत्नी हेमा मालिनी वो लेने आई थी, तो ये चीज था। अब पद्मा अवार्ड जनरली देता कौन है, देते हैं भारत के राष्ट्रपति, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड अभी फिलहाल प्रेसिडेंट कौन है, दैट इज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मैडम। तो इन्होंने 2026 का अवार्ड दिया, कितने लोगों को दिया, 66 पर्सनालिटीज को दिया। देखो 120 एक साल में 120 लोगों से ज्यादा पद्मा अवार्ड्स दिया नहीं जा सकता, इस साल कितनों को दिया गया, 66 को दिया गया, और इसके अंदर 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्म श्री दिया गया, और वेटरन एक्टर धर्मेंद्र को पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है। ऑल राइट, अब ये चीज याद रखना, डॉक्टर एन रजम रिसीव्ड पद्म विभूषण क्योंकि उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन दिया, एंड क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को एंड इंडस्ट्रियलिस्ट उदय कोटक को भी पद्मश्री मिला एंड पद्म विभूषण मिला है। तो ये चीजें याद रखना कि इस साल भाई किसको किसको मिला है, तो एग्जाम में आपसे सवाल बना सकते हैं। इसके अलावा द टोटल फर्टिलिटी रेट हैज डिक्लाइंड टू 1.9%, फॉलिंग बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, ठीक है, फॉलिंग बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। अब ये जो चीज रहेगा replacement level fertility for the first time, which report confirmed this and which state recorded the lowest and the highest TFR respectively। अब यहाँ पे चीजें समझना बहुत जरूरी है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई टोटल फर्टिलिटी रेट, उन्होंने आपसे ये चीज पूछ लिया, टोटल फर्टिलिटी रेट ये है, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में उसका मतलब बताता है, मतलब उसका डेफिनेशन क्या है, तो ये चीज समझना आपने। अब एक चीज समझना, फर्टिलिटी रेट इसका मतलब क्या है कि एक महिला, एक स्त्री का रिप्रोडक्शन मतलब जननी का जो जनने का मतलब उनके एक पूरे आयु में जो उनका रिप्रोडक्शन का एज होता है ना, साइकिल होता है ना, उस रिप्रोडक्शन के साइकिल में कितने बच्चों को जन्म दिया जा सकता है उसको अपने कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। मतलब भारत के अंदर एक साल में एक रिप्रोडक्शन एज के दौरान महिलाओं ने जो जन्म दिया है उसको अपने कहते हैं रिप्रोडक्शन रेट, टोटल सॉरी उसको अपने कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। फर्टिलिटी मतलब क्या, जननी जब बच्चों को जन्म देती है तब। अब इसके अलावा जब अपने रिप्लेसमेंट लेवल की बात करें तो मतलब क्या होता है कि भाई आज के टाइम पीरियड पे कितने बच्चों का जन्म होना चाहिए कि वो वास्तविक में आज के समय में जितने बच्चे हैं, जितने लोग हैं, उनको रिप्लेस कर सके। मतलब अगर मान लो 100 लोगों की आबादी है आज के टाइम में भारत में, तो 100 बच्चों का जन्म लगेगा कि वो इस आबादी को रिप्लेस कर पाए, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 100 नहीं, अगर यहाँ पे 120 बच्चों का जन्म हो रहा है, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन सरप्लस होगा, जो ऑलरेडी 100 लोगों का पॉपुलेशन है, लेकिन अब 120 बच्चे आ रहे हैं, मतलब जो है पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ 90 बच्चों का जन्म हो रहा है और 100 लोग ऑलरेडी भारत में हैं एज अ पॉपुलेशन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 लोग ऑलरेडी भारत में पॉपुलेशन है और 90 का ही सिर्फ जन्म हुआ है, तो यहाँ पे 10 लोग कम है, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन कम होगा, जो जापान में हो रहा है। मतलब उनकी रिप्रोडक्शन कम है और जीवित रहने वाली संख्या ज्यादा है, तो रिप्रोडक्शन कम है, बच्चों का जन्म कम हो रहा है, तो इसके लिए उनकी संख्या कम हो रही है। भारत के अंदर जितने लोग हैं उससे ज्यादा हमारी जो है रिप्रोडक्शन है, इसके लिए हमारा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट रेशियो। तो यहां पर अब इसका आंसर क्या होगा, अब देखो ये तो है फैक्ट, ठीक है, कि
जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिसेंटली यही वाला आया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे छठा, कहता है कि भाई केरला जो है सबसे कम है और बिहार सबसे ज्यादा है। फिर एसआरएस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट कहता है दिल्ली जो है लोएस्ट है और बिहार सबसे ज्यादा है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है दिल्ली सबसे कम है, यूपी सबसे ज्यादा है। एनएफएचएस 6 कहता है दिल्ली सबसे कम है, राजस्थान सबसे ज्यादा है। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है एसआरएस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, जो कहता है कि भाई दिल्ली की आबादी जो रिप्लेसमेंट टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम है, बिहार की सबसे ज्यादा है। यहाँ पर समझना, एग्जाम आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई एसआरएस का फुल फॉर्म क्या है। तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, ये क्या है, इसको निकालता कौन है, रिलीज कौन करता है? तो इट इज ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेक्रेटरी एंड सेंसस कमिश्नर। जनरली सेंसस जो है वो किसके तहत होता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत होता है। और ये लोग क्या कहते हैं, इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.9 है। मतलब जो मैंने आपको बोला ना, रिप्लेसमेंट रेशियो, अगर अपनी आबादी 2.1%, अगर अपना टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1% होता है, मतलब जितनी आबादी अपनी है अभी उतने ही बच्चों का जन्म हो रहा है, तो वो बैलेंस होगा। पहले अपना टोटल फर्टिलिटी रेट हुआ करता था 5, मतलब जितनी अपनी आबादी है उससे कई गुना ज्यादा बच्चों का जन्म हो रहा था, इसके लिए पॉपुलेशन बढ़ रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है, टोटल फर्टिलिटी रेट घट गया है। मतलब जितनी अपनी आबादी ऑलरेडी है, ठीक है, जितने बच्चों का जन्म होना चाहिए था ताकि वो मेंटेन रहे, और अगर ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, कम होगा तो पॉपुलेशन घटेगा। तो मैंने क्या बोला, रिप्लेसमेंट रेशियो जो होता है 2.1% का अगर अपना होता तो पॉपुलेशन ना बढ़ती ना कम होती, वो इक्वल रहती। लेकिन अब टोटल फर्टिलिटी रेट, महिलाओं का जनने का, बच्चे जो है कम हो रहे हैं, तो जब टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो गया तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन भी आगे चल के कम होगा। ठीक है, तो ये होता है टोटल फर्टिलिटी रेट एंड रिप्लेसमेंट रेशियो का फंडा। अब यहां पर ये एक चीज है, ठीक है, तो ये एक चीज समझना। इसके अलावा जो 12th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, इसको 2026 में इसको किसने होस्ट किया, सबसे पहली बात, एंड व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ 2026? प्रीवियस सेशन में भी थोड़ा बहुत इससे सिमिलर सवाल अपन ने उठाया था। तो इसके अंदर अपने क्या देखते हैं कि भाई क्या वो न्यू दिल्ली है जो योगा फॉर वर्ल्ड पीस करवाता है, खजुराहो या कोलकाता या मुंबई? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो उत्तर रहेगा ये होने वाला है कलकत्ता। ठीक है, दैट इज, ये फैक्चुअल है। देखो ये चीज जो है ना आपको याद रखने नहीं है, सिंपल सा बात है, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं लगना है। ठीक है, अगर एग्जाम ने पूछना है आपको, एसएससी रेलवे जो भी वनडे एग्जामिनेशन है, अगर उसने पूछना है तो वो यही पूछेगा कि भाई इस साल जो है ऑफिशियल योगा कहाँ पे हुआ? वो हुआ था कलकत्ता के अंदर। उसका जो मेन थीम है वो क्या था? योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये याद रखना है अपने को, बात खत्म हो गई। ठीक है, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक और चीज किया, दैट इज योगा संगनम पोर्टल एंड योगा पार्क पोर्टल टू इम्प्रूव पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि ये दोनों चीजें किसने लॉन्च करी है, तो उसको लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। योगा महोत्सव, ये शायद अपन ने पिछले इसमें देखा था। योगा महोत्सव का क्या था? दैट इज मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा ने इसको किया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसके अलावा बहुत ज्यादा चर्चे में चलने वाला है ये न्यूज, जिसके तहत कहा जा रहा है कि आईपीएल के अंदर 2026 में जो वैभव सूर्यवंशी हैं, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है ऑफ मोस्ट सिक्सेस इन अ सिंगल आईपीएल सीजन। किसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा और किसका प्रीवियसली रिकॉर्ड था? ठीक है, तो क्या वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो होता है वो किसका होगा? क्या वो रिकॉर्ड होगा एंड्रू रसल का, जिसका है 61 सिक्सेस, या क्या वो रिकॉर्ड होगा ऑफ द पर्टिकुलर क्रिस गेल का, जिसका है 59 सिक्सेस? क्या वो रिकॉर्ड होगा रोहित शर्मा का 55 सिक्सेस का? या क्या वो रिकॉर्ड होगा एबी डिविलियर्स का ऑफ द 52 सिक्सेस? सो यहाँ पर आपको मुझे ये चीज बतानी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जरूर जाएगा। तो इसका उत्तर होता है क्रिस गेल। ठीक है, जिनका एक रिकॉर्ड हुआ करता था 59 सिक्सेस का, उसको वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा। इसीलिए वैभव सूर्यवंशी आज बहुत ज्यादा चर्चे में। और ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि इनकी उम्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ 15 वर्ष की है।
आज जब 15 वर्ष के बच्चे जो हैं वो पबजी जैसे गेम खेलते हैं या कुछ और गेम मतलब गेम खेलना चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है, आप गेम्स खेलो, फुटबॉल खेलो, वगैरह खेलो, ऑलराइट, जीवन को वेस्ट मत करो। तो उस समय पे यही 15 साल के रिस्पेक्टेड प्लेयर ने इतना बड़ा गेम किया है, मतलब इतना बड़ा उन्होंने अपना वो दिखाया है, अपना जज्बा दिखाया है, अपना कैपेबिलिटी दिखाया है, और जस्ट लुक एट हिम, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब इंडिया का यूथ देख रहे हो कि किस लेवल का कैपेबिलिटी रखता है, और यही कैपेबिलिटी आपको भी दिखानी है परीक्षाओं को क्लियर करके, ठीक है, यही कैपेबिलिटी परीक्षाओं को क्लियर करके आपको भी दिखानी है। तो यहाँ पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने, जो राजस्थान रॉयल्स आईपीएल की एक क्रिकेट टीम है उसके तहत थे, उन्होंने 65 सिक्सेस मार दिए आईपीएल 2026 में, और क्रिस गेल का 14 साल का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया, जिसको उन्होंने 2012 के सीजन में बनाया था। एंड ये चीज इन्होंने करा, और ये किसके किसके खिलाफ में करा? सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ में मैच चल रहा था। सूर्यवंशी also became the youngest player to score 600 runs in an IPL season, breaking Rishabh Pant's record. He further became the fastest batter to hit 100 T20 reaching the mark in just 515 deliveries. Both remarkable milestone for a 15-year-old. मतलब 15 साल के इस बच्चे ने, बच्चा नहीं कहूंगा, इन्होंने बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल काम किया है, तो इसके लिए तहे दिल से इनको बहुत ज्यादा अभिनंदन हमारे तरफ से और पूरे ही टीम के तरफ से। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर है मीडियम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस। अब वही चीज मैंने आपको पहले भी बताई कि भाई अलग अलग सवालों को हमने यहाँ पे केटर किया है, ठीक है, और उसी में आता है फिर अगला वाला ये मीडियम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस के अंदर। इसके अंदर आपसे अलग अलग संबंधित में सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप ले लीजिए, JNCASR developed an advanced imaging technology named CLEAR. What does CLEAR stand for? Cellular light emission and antibody recognition, cleavable light erased antibody reporter, chromatic laser enhanced antibody replication, और कंप्यूटेड ल्यूमिनेंस एंजाइम एंटीबॉडी रिपोर्टर। तो आपको क्या लग रहा है इसमें कि भाई क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, आप लॉजिक जो मैंने आपको अभी जस्ट वही बताया कि भाई लॉजिक से आप थोड़ा इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, लॉजिक से आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। तो यहां पर बात किसकी करी जा रही है? इमेजिंग की बात करी जा रही है, ठीक है, इमेजिंग की बात करी जा रही है। तो इमेजिंग में आप क्या देख रहे हो कि यहां पे इन्होंने किया है क्लीवेबल लाइट इरेज एंटीबॉडी रिपोर्टर। दैट इज, अगर आप देखोगे CLEAR, ठीक है, ये रेप्लिकेशन रिकग्निशन रिपोर्टर। अब यहीं पे आपको थोड़ा देखना था, ऑलराइट, यहीं पे आपको थोड़ा देखना था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। साइंस का है ये पर्टिकुलर चीज, तो इसको बस आपको याद रखना था, ठीक है। अब ये जो क्लियर है इसके बारे में थोड़े बहुत फैक्ट्स अपन देख लेते हैं, क्योंकि इसी में से भी आपसे सवाल जो है ना बना सकते हैं। देखो, अपने इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या है क्लियर वगैरह ये सब, बस थोड़े बहुत चीजें अपन देख लेंगे कि अगर एग्जामिनेशन में सवाल बने भी तो वो बनते टाइम आपको पता होना चाहिए कि आप क्या टिक करो उस टाइम पे। तो researchers at the Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research, led by Sarit Aghasti, in collaboration with Indian Institute of Science, याद रखना, जो JNCASR है उसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ मिलके क्लियर बनाया, और ये क्लियर जो है वो एक इमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो मैप करता है किसको? जो मैप करता है प्रोटीन्स को, ठीक है, इन अ सिंगल बायोलॉजिकल सैंपल using a single fluorescent marker. It uses 365 nanomaterial light LED light pulse to erase the signals without damaging tissues. मतलब शरीर के अंदर में जो प्रोटीन्स है उसको मैप करने के लिए क्लियर बनाया गया है, किसके द्वारा? JNCASR प्लस द IISc। अब क्लियर वर्क्स ऑन इरेज एंड रीयूज प्रिंसिपल, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सवाल आपसे बनाएंगे, ठीक है।
making it a highly useful in precision medicine, cancer research, immunology, diagnostics, and drug discovery. And it is located where? It is located in Bengaluru. ठीक है, सो ये एक चीज है. इसके अलावा अगले सवाल की बात करें तो द लोकटक प्रोटोक्लस्टर described as the city of galaxies under construction was discovered using which telescope and after which Indian landmark is it named? Hubble plus JWST Chilka Lake Odisha, Subaru telescope plus JWST Loktak Lake Manipur, Keck Observatory plus Spitzer Dal Lake जम्मू एंड कश्मीर एंड सुबारू चंद्रा बुलार लेक जम्मू एंड कश्मीर. अब यहाँ पे सवाल ही देखिए, सवाल में ही आपको क्या बोला जा रहा है कि भाई लोकटक प्रोटो क्लस्टर. अब ये जो पॉइंट है क्या बोला जा रहा है कि भाई ये जो आप देख रहे हो ना, ये अलग अलग टेलीस्कोप के नाम है. अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि फॉलोइंग में से ये जो फॉलोइंग ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस किस बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे शायद आपको टेलीस्कोप के नाम दे देंगे और बोलेंगे भाई ये सब क्या है. नीचे बोल देंगे टेलीस्कोप, मरीन एनिमल्स, लैंड फॉर्म्स, वैसा करके. तो वहां पे टेलीस्कोप्स रहेगा ऑप्शन. तो ये चीज अपने को याद रखना है कि ये जो हबल वगैरह है ये सब टेलीस्कोप होते हैं. यहाँ पे नाम यही चीज आपको देखना है. अब यहाँ पे अपन इसको एलिमिनेट कैसे करें, तो इसको लॉजिकली एलिमिनेट कर सकते हो. अगर आपने जियोग्राफी अगर आपने पढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है, तो जियोग्राफी में आपने नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ा है. तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या होता है कि एक एरिया होता है जिसको अपने कहते हैं लोकटक लेक. लोकटक लेक, और ये लोकटक लेक कहाँ पर है? मणिपुर में. और यही लोकटक लेक को अपने क्या कहते हैं कि भाई यहाँ पे सबसे फेमस चीजें क्या हैं? एक तो होता है सबसे पहले सगई डियर. ठीक है, ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है सगई डियर जो लोकटक लेक के इधर होती है. फिर इसके अलावा यहाँ पर एक पर्टिकुलर लैंडफॉर्म पाया जाता है लोकटक लेक में, एंड जिसको अपने कहते हैं द फ्लोटिंग फुमड़ी. द फ्लोटिंग फुमड़ी ये चीज पाई जाती है. तो ये चीज याद रखना, लोकटक लेक. तो लोकटक लेक है कहाँ पे? मणिपुर. अब ये नाम ही स्वयं दिया गया है लोकटक प्रोटो क्लस्टर. तो लोकटक और लोकटक ये आप एक बार मैच कर सकते हो. तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, दैट इज सुबारू टेलीस्कोप प्लस JWST जेम्स वेब टेलीस्कोप. JWST मतलब जेम्स वेब टेलीस्कोप. ठीक है, हो जाता है. एंड इसका उत्तर क्या रहेगा? इट इज गोइंग टू बी बी, दैट इज सुबारू टेलीस्कोप एंड JWST. सो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि इंडियन एस्ट्रोफिजिस्ट रोनाल्डो लाइश्रम led the discovery of Loktak protocluster, a massive galaxy structure that existed approximately 12.6 billion years ago when the universe was only 1.2 billion years old. एंड इसको डिस्कवर किसने किया है? सुबारू टेलीस्कोप एंड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. इट वॉज पब्लिश्ड इन द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स. लोकटक लेक कहाँ पर है? मणिपुर में. अभी जस्ट मैंने बताया किस लिए जाना जाता है? फ्लोटिंग फुमड़ी के बारे में जाना जाता है. एंड यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज केबुल लामजाओ नेशनल पार्क. तो ये जो फ्लोटिंग फुमड़ी है कहाँ पर पाया जाता है? इसी नेशनल पार्क में पाया जाता है. और ये जो है यहाँ पर एक डियर भी है, दैट इज सगई डियर, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया. इसके अलावा अगला जो सवाल रहेगा, अगला सवाल है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया signed a MOU with the State Bank of Vietnam to strengthen cooperation in which area? क्या उन्होंने साइन किया to strengthen the cooperation in the context of gold reserves and foreign exchange management? क्या उन्होंने उस चीज को किया कि भाई डिजिटल पेमेंट्स, फिनटेक इनोवेशन एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम्स, एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड रूरल बैंकिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड साइबर क्राइम प्रिवेंशन? अब यहाँ पर एलिमिनेशन लगेगा. एलिमिनेशन क्यों लगेगा समझना. आरबीआई जो है वो क्या करता है? आरबीआई को बैंकर्स बैंक भी बोला जाता है. ठीक है, फिर इसके बाद आरबीआई को बोला जाता है कि आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. ठीक है, आरबीआई बैंकरों का बैंक है, मतलब वो बैंक्स को, दैट इज एसबीआई, HDFC वगैरह, इन लोगों को भी वो पैसे देता है. मतलब बैंकर का बैंक. अपना बैंक कौन है? नॉर्मल बैंक. एंड आरबीआई का उन बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई. तो आरबीआई ने क्या किया? स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम. अब वियतनाम का एक पर्टिकुलर स्टेट बैंक है, उसके साथ एक अग्रीमेंट करी. अब वो अग्रीमेंट क्यों करी होगी अब समझना.
फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड साइबर क्राइम। क्या आरबीआई डायरेक्टली देखता है क्या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे? नहीं भाई, वो किसका काम है? वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का काम है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम है। तो ये बेसिकली सिक्योरिटी कंसर्न हो गया, तो मनी लॉन्ड्रिंग तो उसके अंदर आएगा नहीं ना, तो यहीं से ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दो कि भाई क्यों ही आरबीआई उस पछड़े में पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला है तो हटा दो। क्या आरबीआई डायरेक्टली एग्रीकल्चरल क्रेडिट और रूरल बैंकिंग के अंदर देखेगा, और वो भी ऐसे देखेगा कि वो स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम दूसरे देश के एग्रीकल्चरल इसके साथ देखेगा? क्या क्या लॉजिक बनता है? ये कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा ना, सर पे रह ही नहीं इसका, तो हटा दो इसको। सिंपल सी बात है, बात खत्म। ठीक है, दो आपने हटा दिए। फिर इसके बाद आरबीआई स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम से बात कर रहा है कि भाई गोल्ड रिजर्व्स एंड फॉरेन एक्सचेंज में। भाई क्यों बात करेंगे हम तुम्हारे से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में? हम तो इंडिपेंडेंट है ना, सॉवरेन है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब इन सब ऑप्शन में से आपने दो एलिमिनेट कर दिया, दो बच गए थे, उसमें से आपको देखना था कि भाई सबसे सटीक। आप खुद सोचो, अगर आप आरबीआई हो, आप दूसरे किसी देश के स्टेट बैंक से आप क्यों अग्रीमेंट करोगे? कुछ पॉजिटिव चीज के लिए अग्रीमेंट करोगे ना। अब वो पॉजिटिव चीज क्या है? तो यहाँ पे आप पढ़ो खुद। डिजिटल पेमेंट्स, फिनटेक इनोवेशन एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम। डिजिटल पेमेंट्स आज के टाइम में भारत कर ही रहा है ना, यूपीआई के अंदर अलग अलग देशों में, सिंगापुर, यूएई हो गया, देन फ्रांस हो गया, अलग अलग देशों में कर रहा है। तो यहां से क्या हो रहा है, बी के अंदर थोड़ा एस्पेक्ट दिख रहा है, तो बड़ा हो रहा है। तो वही चीज अपने को यहाँ पे समझनी है कि भाई एलिमिनेशन हो पा रहा है क्या, बात खत्म। एग्जाम निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? ऐसे करेंगे तो बिल्कुल निकलेगा, और यही दिमाग लगाना है अपने को। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो डिजिटल पेमेंट्स के लिए अपन ने किया है क्या? एमओयू साइन किया है। एमओयू का फुल फॉर्म क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, टू प्रमोट क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट कनेक्टिविटी, enabling seamless transactions for tourists, businesses and consumers in both countries। क्योंकि बहुत सारे इंडियंस वियतनाम घूमने जाते हैं। आप में से बहुत से लोगों का रहेगा कि भाई वियतनाम घूमने जाना है यहाँ कभी तो भी जीवन में, या तो सरकारी अफसर बनने के बाद जाएंगे या तो फिर उसके पहले जाएंगे। ठीक है, बट जाएंगे तो सही घूमने। वियतनाम इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो इसके लिए ताकि हमें कन्वर्जन में, करेंसी कन्वर्जन में दिक्कत ना हो, इसके लिए अपन ने वो चीज करा। देन the agreement also covers regulatory cooperation, information sharing and payment infrastructure development। तो ये चीज याद रखना। इंडिया का यूपीआई बहुत रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है, अलग अलग देशों के अंदर चल रहा है। दैट इज वही चीज मैंने आपको बोला। सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, श्रीलंका, भूटान, नेपाल। याद रखना बांग्लादेश में नहीं चलता है भाई, एंड एग्जामिनेशन आपको वही ऑप्शन देगा, बांग्लादेश में यूपीआई नहीं चलता है। बांग्लादेश एंड पाकिस्तान याद रखना, नेवर। ठीक है, अगला जो रहेगा दैट इज संसद रत्न अवार्ड्स 2026 वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर एंड बाय व्हिच फाउंडेशन एंड हु इंस्पायर्ड द इनिशिएटिव? बाय व्हिच फाउंडेशन एंड हु इंस्पायर्ड द इनिशिएटिव? सो क्या ये 2014 में इंडियन डेमोक्रेसी फाउंडेशन मनमोहन सिंह, 2010 में प्राइम पॉइंट फाउंडेशन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 2015 में पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च प्रणब मुखर्जी, और 2008 में लोकसभा सेक्रेटेरिएट अटल बिहारी वाजपेयी। तो संसद रत्न अवार्ड जो है उसको कौन से वर्ष में एस्टैब्लिश किया गया था और कौन से फाउंडेशन द्वारा, और किसने इंस्पायर किया था? तो इसको इंस्पायर किया किसने? एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन इन 2010। तो ये एक चीज याद रखना है अपने को। ठीक है, तो एक बार इसको गो थ्रू करिए। ठीक है, इसको गो थ्रू करिए, पॉज करके आप गो थ्रू कर सकते हैं और ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला है किमी। ये सवाल आप करेंगे, पॉज करके पढ़िए, पॉज करके पढ़िए और इस सवाल को आप सॉल्व करिए, पॉज करके पढ़िए और इस सवाल को आप सॉल्व करिए। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है दैट इज गोइंग टू बी मर्सिडीज एएमजी पेट्रोनास। ठीक है, मर्सिडीज एएमजी पेट्रोनास का आ जाएगा ये। ठीक है, बीच में वैसा एक चीज आया था तो उसके बेसिस पे ये चीज किया गया है। ऑलराइट, सो अगला बात करते हैं, व्हाट इज द स्टेट एनिमल एंड द स्टेट बर्ड ऑफ महाराष्ट्र रिस्पेक्टिवली? क्या वो बंगाल टाइगर है, इंडियन जायंट स्क्विरल है, येलो फुटेड ग्रीन पिजन है, इंडियन बाइसन है, इंडियन बाइसन जिसको गौर भी कहा जाता है, फिर उसके बाद अपन उसको बोल रहे हैं दैट इज इंडियन रोलर। ठीक है, देन आ जाएगा स्नो लेपर्ड एंड ग्रेट हॉर्नबिल। अब यहाँ पे अगर अपने देखें, एलिमिनेट कर लो सीधा, भाई बंगाल टाइगर सबसे ज्यादा,
ज्यादा कहाँ पे पाया जाएगा, बंगाल में, तो वो महाराष्ट्र का क्यों होगा, तो वहां से एलिमिनेट कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद स्नो लेपर्ड कहाँ पाया जाएगा, हिमालयाज एंड नॉर्दर्न स्टेट्स में, तो दैट इज वाई ये नहीं होगा, ठीक है। देन अब इन दोनों के बीच में आपका फाइनल टग ऑफ वॉर चलेगा, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाता है इंडियन जायंट स्क्विरल। देखो अगर आपने 50% एलिमिनेट कर दिया है ना, तो भाई आप उसको सॉल्व कर लो, अगर एलिमिनेट कर दिया है तो सॉल्व कर लेना, ठीक है, 50% पे तो कर लेना। तो इसका आंसर है इंडियन जायंट स्क्विरल, येलो फुटेड ग्रीन पिजन। द स्टेट एनिमल ऑफ महाराष्ट्र इज इंडियन जायंट स्क्विरल, ठीक है, एंड द स्टेट बर्ड इज येलो फुटेड ग्रीन पिजन। Maharashtra is also the first state to declare state butterfly, that is the blue mormon, which was declared in 2015. ये याद रखना, ठीक है, blue mormon कहाँ का है, 2015 का है। What is the state flower and the state tree of the Maharashtra respectively? अब यहाँ पर यही चीज अब आपको मतलब ठीक है, ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, मतलब याद रखना थोड़ा मुश्किल है, बट थोड़ा याद रख लेंगे अपने कि क्या है, क्या वो लोटस है, बैनियन, क्या वो मैरीगोल्ड है, क्या वो जरूल है, या क्या वो रोडेंडॉन है। अब देखो रोडेंडॉन जो है वो जनरली हिमालयस वगैरह के इधर पाया जाता है, ठीक है, हिली रीजन्स के अंदर रोडेंड्रॉन पाया जाता है। वैसा टीक जो है वो एक डेसिडियस ट्री है, ठीक है, मतलब डेसिडियस फॉरेस्ट का एक ट्री है, तो ये चीज याद रखना। रोडेंड्रॉन जो है वो नॉर्दर्न स्टेट्स दैट इज हिमालयस वगैरह पहाड़ी इलाके पे पाया जाता है। इसका उत्तर जो हो जाएगा दैट इज जरूल, ठीक है, इसका उत्तर जो हो जाएगा दैट इज जरूल, एंड इज नोन एज लेजरस्ट्रोमिया स्पेशिनोआ, एंड ये एक डेसिडियस ट्री है, ठीक है। अगला जो हो जाएगा, इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट द तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन is located in Maharashtra. In which district is it situated and which year it began to do operations? अब ये चीज आपको बतानी है, पॉज करके कमेंट करके बताइए कि भाई इसका आंसर क्या है, पॉज करके कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इजी है गाइस, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, इट इज वेरी मच इजी। क्या है इसका आंसर, क्या रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है क्या 1975 का, क्या पालघर है, थाने है, या नासिक है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट था, क्योंकि तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ऐसे ही बहुत सारे पावर स्टेशन हैं, दैट इज प्रीवियस सेशन में भी हमने देखा रहेगा, मैंने आपको बोला रहेगा, नरोरा, ठीक है, देन कलपक्कम, देन काकरापार, देन कायगा, देन तारापुर, ये सब क्या है, न्यूक्लियर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पालघर डिस्ट्रिक्ट। पालघर 1969 में तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन था, ठीक है, जिसको वेस्टर्न कोस्ट अरेबियन सी के इधर बनाया गया। ऑपरेशंस में कब आया, 28 अक्टूबर 1969। इंडिया का फर्स्ट, एशिया का फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट, कमर्शियल समझना, ठीक है, कमर्शियल मतलब जो भी इसमें से एनर्जी बनाई जाएगी उसको बेचा जाएगा फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा महाराष्ट्र को कब बनाया गया एज अ सेपरेट स्टेट, एंड वो किस में से निकल के आया? तो यहाँ पर अगर आपको याद रहेगा कि भाई 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो इंडिया जो है इट वाज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कैटेगरीज, लेकिन वही कैटेगरीज को रिफॉर्म कर दिया गया था 1956 में, एंड 1956 में जब रिफॉर्म किया गया तो उस टाइम पे 14 स्टेट्स थे अपने, ठीक है। अब 14 स्टेट्स बनने के बाद जो 15th स्टेट था ना, उस टाइम पे बना था 15th एंड 16th स्टेट, दैट इज गोइंग टू बी, मतलब 15th और 16 जो 15 स्टेट था, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद महाराष्ट्र एंड गुजरात। मतलब जो वेस्टर्न कोस्ट था ना ऑफ बॉम्बे प्रोविंस, वेस्टर्न कोस्ट था ऑफ बॉम्बे प्रोविंस अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे, तो पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक ही नाम से जाने जाते थे, दैट इज द बॉम्बे प्रोविंस या बॉम्बे स्टेट, आप उसको बोल दो। उसी में से क्या किया गया 1956 के बाद 1960 में, 1 मई 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र को अलग किया गया, दैट इज फ्रॉम द बॉम्बे प्रोविंस, एंड वहीं से फिर महाराष्ट्र बना एंड गुजरात बना। सो दैट इज व्हाई द फाउंडेशन डे ऑफ महाराष्ट्र इज कंसिडर्ड टू बी 1 मई 1960, और यही फाउंडेशन डे होता है गुजरात का भी, क्योंकि ये दोनों भी तो उसी टाइम पीरियड पे पार्टीशन करके इसको बनाया गया था, एंड इसको कब बनाया गया, बॉम्बे स्टेट से पार्टीशन करके। तो ये चीज याद रखना, गुजरात और जो महाराष्ट्र है वो सब पहले वो दोनों एक ही साथ थे अंडर दी बॉम्बे स्टेट, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी देयर।
अब इनमें से कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, सॉरी, इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन महाराष्ट्र, मतलब इनमें से कौन सा साइट महाराष्ट्र का नहीं है। अब अपने को क्या पता है, अजंता केव्स सह्याद्रीज में, एलोरा केव्स सह्याद्रीज में, एलिफेंटा केव्स वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। बच जाता है क्या, महाबली रॉकपुरम, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम कहाँ है, ईस्टर्न में, ठीक है। इट इज इन द ईस्टर्न एरिया, दैट इज इन द सदर्न पार्ट एंड नॉट इन महाराष्ट्र, तो इसके लिए ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो डी एलिमिनेटेड होता है, तो दैट इज देयर। इसका अगला जो रहेगा, विच ऑफ द ओल्डेस्ट and the largest tiger reserve in Maharashtra and in which district is it located, तो यहाँ पे अपने को यही चीज देखना है, ठीक है। तो इसका आंसर अब क्या होगा, अब यही चीज, ये फैक्ट है, देखो ये सब टाइगर रिजर्व्स है, लेकिन इनमें से एक टाइगर रिजर्व जो होता है ना, दैट इज तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व चंद्रपुर, ये सबसे पुराना हो जाता है, ठीक है। कि ये जो TATR तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है, ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जिसको बनाया गया था 1955 के अंदर, एंड ये एक लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है ऑफ महाराष्ट्र। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ टाइगर साइटिंग्स, ठीक है। दूसरे टाइगर रिजर्व्स कौन से, ये याद रखना है अपने को, दैट इज तड़ोबा अंधारी महाराष्ट्र में, मेलघाट अमरावती में, पेंच नागपुर में, सह्याद्रीज नावेगांव नगजीरा एंड बोर, ये याद रखना है अपने को, ठीक है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ऑन विच वाटरवे एंड नियर विच सिटी इज इट लोकेटेड। तो अगर आपको ये चीज पता रहेगा तो भाई JNPT जो है, देखो महाराष्ट्र की बात कर रही है, सूरत तो गुजरात में हट गया, मैंगलोर महाराष्ट्र में नहीं, हट गया, पणजी गोवा में हट गया, तो लॉजिक से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, आंसर इज व्हाट, नावा शेवा, ठीक है। तो यही है साथियों, तो आज के इस सेशन में अपन ने क्या देखा, अपन ने यही चीज देखा कि आप जो है कोई भी टॉपिक को अगर आपको नहीं पता तो भी आप उसे सॉल्व कर सकते हो, बस अपने को दिमाग चलाना है उस टाइम पे, ठीक है। तो इन सेशंस के लिए बस इतना ही रखेंगे अपने, कुछ भी आपके डाउट्स हैं वगैरह आप कमेंट करिए, अगर आपको कोई टॉपिक पे एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन चाहिए आप उसको कमेंट करिए, हम उसे अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। इस सेशन के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद एंड जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स।